हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो हम अब आ गए हैं पार्ट 7 में, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, मार्केट अप्रेजल के बारे में पढ़ना है। साथ ही में मार्केट की कैसे फोरकास्टिंग की जाती है या फिर डिमांड और सेल की कैसे फोरकास्टिंग की जाती है, वो चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। लास्ट के टॉपिक पे मैंने आपको एनवायरमेंटल अप्रेजल के बारे में पढ़ाया था। तो पूरी प्लेलिस्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बनी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो, आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। ओके, हम पहले स्टार्ट करते हैं मार्केट अप्रेजल। ओके, तो मार्केट अप्रेजल डील्स विद मार्केट। मार्केट अप्रेजल जो होता है वो मार्केट से डील करता है, जिसमें आप लास्टली अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोशन करते हो या फिर लॉन्चिंग करते हो। मेन आइडिया जो होता है प्रोजेक्ट का क्या होता है कि प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड करना और उसके बाद उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करके प्रॉफिट की अर्निंग करना। जो भी प्रोडक्ट का सक्सेस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर होने वाली है वो सक्सेसफुल, मतलब कमर्शियली सक्सेसफुल रहने वाला है कि नहीं। देखो, तीसरा क्या है, द सक्सेस ऑफ एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट का सक्सेस डिपेंड किस पे करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने ली है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर होने वाली है वो कमर्शियली सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, मतलब लोग उसे इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं, उसकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, उसकी कस्टमर वैल्यू रहेगी कि नहीं, वो प्रॉफिट देगी कि नहीं। ओके, उसके बाद क्या, मार्केट अप्रेजल ऑफ द प्रोडक्ट इज डन स्टडिंग द कमर्शियल सक्सेसफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट। देखो, किसी भी प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसकी प्रॉपर कमर्शियल सक्सेसफुलनेस की स्टडिंग की जाती है, उससे ही हम क्या कहते हैं, मार्केट अप्रेजल। यहाँ पर कुछ एंगल दिए गए हैं जिसके हिसाब से प्रोजेक्ट की कमर्शियल सक्सेसफुलनेस की स्टडी की जाती है। पहला क्या है, प्रोडक्ट की डिमांड क्या रहने वाली है मार्केट में, उसका सप्लाई कैसा होगा, तीसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे रहेंगे, या फिर क्या है प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होगी या फिर क्या रहने वाली है, या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं या फिर जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी है वो क्या है। ये सारी चीजों को देखना पड़ता है, कमर्शियली इस पे स्टडिंग करनी पड़ती है, जिससे आप क्या करते हो, ऐसे प्रोजेक्ट का सिलेक्शन करते हो जो कि आपको बाद में प्रॉफिट गेन करके दे। ओके, उसके बाद क्या, मार्केट अप्रेजल कंसिस्ट ऑफ 2 एस्पेक्ट। देखो, मार्केट अप्रेजल 2 एस्पेक्ट पे काम करती है। पहला देखो, मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्ट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ डिमांड फोरकास्ट। मतलब पहला देखो क्या है, आप क्या करते हो, किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में क्या डिमांड रहने वाली है या फिर उसके मार्केट में शेयर का, इसका आप क्या करते हो, फोरकास्ट करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, मार्केट स्ट्रेटेजी एंड मार्केटिंग प्रोसेस। दूसरा क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, द डिजाइन ऑफ ब्लूप्रिंट। यह आपको क्या देती है, एक तरीके का ब्लूप्रिंट आपके माइंड में करके देती है कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो या प्रोवाइड करने वाली है उसकी इनपुट क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, प्राइस का डिजाइनिंग कैसे किया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है क्या रहेंगे, पैकेजिंग वगैरह, ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। ओके, अब क्या, मार्केट एनालिसिस शुड कवर द फॉलोइंग। क्या मार्केट एनालिसिस में क्या क्या आते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या होता है, मार्केट अपॉर्चुनिटी की एनालिसिस करना, साथ ही मार्केट की ऑब्जेक्टिव क्या होगी, क्या स्कोप है, क्या मार्केट डिमांड कर रही है, उसको स्पेसिफाई करना। उसके बाद दूसरा क्या है, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केटिंग का क्या प्रोसेस है उसकी प्लानिंग। तीसरा, मार्केटिंग प्रोसेस के ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग कैसे होगी, एडवर्टाइजिंग कैसे होगा, कौन लोग एडवर्टाइज करेंगे, उसकी ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होगी, ऑफलाइन होगी, मतलब ये सारी चीजें का ऑर्गेनाइजेशन करना। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्लान एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन व्हेन द एक्चुअल रिजल्ट डेविएट फ्रॉम द एस्टिमेट और एक्सपेक्टेशन। देखो, अगर आपको लग रहा है कि आपके जो भी मार्केट प्लान है या फिर जो भी आपने प्रोसेस आपने किया है उससे आपको एक सेटिस्फैक्शन एस्टिमेट या फिर आपने जो भी एक्सपेक्टेशन बनाया था वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप ऐसी अल्टरनेटिव फाइंड करके रखो जिससे आप क्या कर सको, अपने मार्केटिंग प्लान को नए तरीके से फिर स्टार्ट करो, या फिर उसको क्या करो, अपने एग्जिस्टिंग प्लान्स को कैसे आपको कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें का भी आपको यहाँ पर हेल्प मिलती है। ठीक है, अब देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और स्कोप क्या होता है वो हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट रिसर्च डिटरमाइन हु एंड वेयर द कस्टमर। देखो, मार्केट रिसर्च में आपको पता चलता है कि कौन कस्टमर होंगे, कहाँ है कस्टमर, फिर उनकी डिमांड क्या है, उनकी नीड क्या है, वो क्या खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, कितनी पे करेंगे, वो सारी चीजें आप क्या करते हो, मार्केट रिसर्च में ऑब्जेक्टिव बनाते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, मार्केट रिसर्च मेजर सेल्स ट्रेंड्स एंड स्केल पोटेंशियल। देखो, मार्केट रिसर्च से आपको सेल्स क्या होगी, ट्रेंड्स क्या होगी या फिर सेल्स के पोटेंशियल क्या है वो भी आप मेजर करते हो।
मार्केट रिसर्च एनालिसिस, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इससे आप आसानी से डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या, प्रॉफिटेबिलिटी क्या, इसकी भी एनालिसिस करते हो। फिर उसकी क्या है, मार्केट रिसर्च डिटरमाइन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट क्या होगी, उसकी इफेक्टिवनेस कैसी है, कंज्यूमर रिजेक्शन, कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा, फिर ना डीलर का रिएक्शन क्या होगा, ये सारी चीजें आप फाइंड करते हो। फिर क्या है, मार्केट रिसर्च स्टडीज मार्केट पोटेंशियल एंड मार्केट रिसर्च में आप मार्केट की पोटेंशियल और उसकी शेयर क्या होगी उसकी आप प्रॉपर नॉलेज गेन करते हो, उस पर आप स्टडीज करते हो। फिर अपने प्रोडक्ट या फिर जो भी डिमांड आ रही है उसका कंडक्शन आपको कैसे करना है। बात क्या है, मार्केट रिसर्च कंडक्ट डिमांड एंड प्राइस स्टडी, मार्केट रिसर्च में आप डिमांड को का भी पता लगाते हो, साथ में उसकी प्राइसिंग की भी स्टडी करते हो। उसके बाद क्या है, मार्केट रिसर्च पॉपुलराइज द कंपनी प्रोडक्ट, या फिर इसमें आपको ये भी पता चल रही है कि कौन सा कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कैसे वो कंज्यूमर को एक्सेप्टेबल बना रही है। तो ये सारी चीजें आप रिसर्च करते हैं। फिर आप मार्केट रिसर्च की बिजनेस इन टच विद इट्स मार्केट, यह आपको हमेशा आपके बिजनेस को मार्केट में कैसे टच में बन के रहना है, इसमें भी हेल्प करती है। ये आपको एक्सप्लोर कराती है कि नए मार्केट कैसे हैं, उनकी डिमांड क्या है, कैसे अपने प्रोडक्ट को वहां लॉन्च किया जाए। फिर मार्केट रिसर्च सेफगार्ड कंपनी इंटरेस्ट अगेंस्ट अनफोर्सिंग चेंजेस इन द मार्केट रिसर्च, यह एक तरीके से आपके कंपनी को सेफगार्ड भी प्रोवाइड किया है कि अगर ऐसा आ जाए कि आपके प्रोडक्ट का इंटरेस्ट कम होने लगे तो उसमें आप कैसे अपने मार्केट में चेंजेस लाओगे। मार्केटिंग में वो उसमें हेल्प मिलती है। मार्केट रिसर्च गाइड सेल्स प्रमोशन इफोर्ट, या आपके मतलब आप कैसे मार्केट में अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे, उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, आपको एक गाइडेंस मिलती है। मार्केट रिसर्च एनालाइज यूजर कैरेक्टरिस्टिक, एटीट्यूड, ओपिनियन विद पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन एनी शिफ्ट इन मार्केट कंपोजिशन और पर्सनल प्रेफरेंसेस। देखो, मार्केट रिसर्च से आपको किसी यूजर की कैरेक्टरिस्टिक एनालिसिस करने में, या फिर उसकी एटीट्यूड क्या है, ओपिनियन क्या है, या फिर मतलब कोई भी एम्फेसिस के लिए उसका पर्टिकुलर ओपिनियन क्या है, या फिर मार्केट कंपोजिशन की क्या शिफ्ट है, फिर आप अपना खुद का एक पर्सनल प्रेफरेंस तैयार करते हो। तो ये सारी चीजों को आपको एनालाइज करने में हेल्प मिलती है, या फिर यही सब आपकी क्या होती है, मार्केट रिसर्च की ऑब्जेक्टिव होती है। अब देखो स्कोप क्या होता है। अब देखो मार्केट रिसर्च का स्कोप क्या होता है। स्कोप का पहले ही मैंने बताया था, स्कोप मतलब क्या होता है, गोल, ठीक है, ओके। अब देखो इसका स्कोप क्या होता है, मार्केट पोटेंशियल का मेजरमेंट करना कि मार्केट में किसकी डिमांड है, क्या रहने वाली है, इसमें आपको हेल्प मिलती है। या फॉरकास्टिंग में भी आपको हेल्प मिलती है। उसके बाद क्या है, मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक आप डिटरमाइन करते हो। उसके बाद आप मार्केट की क्या है उसकी एनालिसिस करते हो। उसके बाद आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड कौन सा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है आ रही है मार्केट में, उसकी स्टडिंग करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में आने वाले हैं, उसकी पोटेंशियल क्या होगी, ये आपकी गोल होती है मार्केट रिसर्च में। उसके बाद जो भी आपने मार्केट प्रोडक्ट ला रहे हो उसका शेयर, या फिर उसका मतलब लॉन्ग रेंज फॉरकास्टिंग, मतलब वो कब तक चलेगा मार्केट में, उसका भी एक आपको अल्टीमेटम माइंड में रहता है। फिर आप उससे रिलेटेड बिजनेस स्टडी क्या रहने वाली है, या फिर कौन सी बिजनेस ट्रेंड्स पे रहने वाली है, उसकी स्टडीज आप करते हो। उसके बाद क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्स कोटास एंड टेरिटरीज, मतलब आपकी क्या सेल्स रहने वाली है, उससे रिलेटेड क्या कैरेक्टरिस्टिक होने वाली है, इसकी आप एस्टैब्लिशमेंट करते हो मार्केट रिसर्च करने के बाद। फिर क्या है, स्टडीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव, मतलब एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस क्या होगी उसकी आप प्रॉपर स्टडीज करते हो। उसके बाद लास्ट में क्या है, प्लांट एंड वेयर हाउस लोकेशन स्टडी, उसके बाद कहाँ आपकी प्लांट बनने वाली है, या फिर कौन से वेयर हाउस आपको सेलेक्ट करना है, उसकी लोकेशन आप पूरे तरीके से इसमें आप स्टडी करते हो। ओके, देखो क्या है, डिस्क्राइब द वेरियस डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक। यहाँ पर आपको कुछ डिमांड फॉरकास्टिंग टेक्निक दी गई है जिससे आप मार्केट अप्रेजल में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड रहने वाली है उसकी आप प्रोडक्शन करते हो। अब देखो, फोरकास्टिंग मेथड कैन बी क्लासिफाई क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। देखो फोरकास्टिंग मेथड जो होता है ना वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव मेथड में क्या होता है ना, आप एक अपना पर्सनल जजमेंट बनाते हो, मतलब कुछ 4-5 लोग ग्रुप में बैठे डिस्कस किए, उस हिसाब से आपने एक जजमेंट बना दिया कि हाँ मार्केट में ये रहेगी। आपका एक प्रॉपर इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं होता है, आप अपने इंट्यूशन से या अपने एक्सपीरियंस से आप क्या करते हो, एक फोरकास्टिंग करते हो, ठीक है, कि जो भी आप सब्जेक्टिव आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका नेचर क्या होगा। तो
तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता है। तो क्या दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में आपका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके या फिर कुछ फॉर्मूलेज या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लगा के आप क्या करते हो, किसी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हो। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, आपका खुद का पर्सनल जजमेंट होता है, एक्सपीरियंस होता है और इंट्यूशन होता है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हो। अब देखो क्वालिटेटिव में क्या क्या है, डेल्फी मेथड जिसमें मैंने आपको बताया था, इसमें ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट बैठते हैं और सर्वे मेथड के हेल्प से एक डिसीजन लिया जाता है कि हाँ ये डिमांड मार्केट में रहने वाली है या फिर आने वाली है। तो ये एक पर्सनल अपना इंट्यूशन होता है। ओके, सेल्स फोर्स कंपोजिट आ गए, इसके बाद कंज्यूमर पैनल सर्वे हो गया, फिर सिनेरियो राइटिंग। मतलब ये वही मैंने बता दिया, एक पर्सनल इंट्यूशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, सर्वे से कुछ एक्सपर्ट बुला लिए, उनकी हेल्प से पता किया जाता है कि डिमांड क्या आने वाली है, उसके बाद उस हिसाब से प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग की जाती है। ओके, दूसरा क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक पर्टिकुलर आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की हेल्प से आप किसी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हो। ओके, इसमें दो तरीके से होता है, एक टाइम सीरीज, एक हो गया कैजुअल। कैजुअल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके बारे में कुछ दिया भी नहीं है तो मैं इसको नहीं बताऊंगी। टाइम सीरीज दो तरीके से होता है, एक स्मूथिंग प्रोसेस से और दूसरा ट्रेंड प्रोजेक्शन से। ओके, अब देखते हैं सम टेक्निक फॉर डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ प्रोडक्ट इन कमर्शियल अप्रेजल। देखो कमर्शियल अप्रेजल में किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है उसकी हम कैसे फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। बेसिकली आपको क्वांटम में 3 ही टेक्निक्स दी गई हैं, बट होती 4 हैं। एक और होता है जो सबसे पहले आता है, वो होता है सिंपल एवरेज मेथड। ठीक है, उसको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि इसमें काफी लिमिटेशन थी और ये वर्क भी नहीं हो रहा था और हाईली अनस्टेबल था, इस वजह से इसको नहीं रखा जाता है, इग्नोर किया जाता है। बट फिर भी है तो हम जान लो सिंपल एवरेज मेथड में क्या होता है। देखो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, एग्जांपल लेके समझाते हैं। ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो बनी कब, 2001 में बनी, फिर 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, हमें फोरकास्ट क्या करना है, 2005 का मान लो कि हमें फोरकास्ट करना है कि 2005 में क्या डिमांड रहने वाली है। तो 2001 की हम देख लिए कि उसकी डिमांड यहाँ पर 10 थी, 11, 2002 में 11, 3 में 12, 4 में 13। ठीक है, अब हमको ये फोरकास्ट करना है कि उस प्रोडक्ट की 2005 में क्या डिमांड होने वाली। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है उसके जितने भी पिछले डिमांड हैं वो सबका सिंपली एवरेज निकाल लेते हैं। शुरू से लेके अंत तक उस प्रोडक्ट का जो भी डिमांड रहा है ना, उस सभी का हम क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, एवरेज सभी को पता होगा कैसे होता है। तो ऊपर में सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, ऐड किए तो कितना हो गया, 10, 3 2 5, 1 6 हो गया, 1 2 3 4, 46 हो गया। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इसमें 4। सिंपली हम डिवाइड कर दे। अब जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी इसमें वैल्यू आएगी पॉइंट में आएगी, और वैसे पॉइंट में जो भी वैल्यू आएगी वही हो जाएगी किसकी, 2005 की डिमांड फोरकास्ट। देखो ये डिमांड नहीं है, ये हमने इससे फोरकास्ट किया है। ठीक है, फोरकास्ट हमने किया, चलो देखते हैं कितना होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, 11.5। तो ये हमने क्या किया, डिमांड नहीं है, ये हमने फोरकास्ट किया है। जरूर नहीं, क्या पता डिमांड आपकी 12 भी हो या इससे कम भी हो। तो ये सिंपली क्या होता है, ये आपने एक फोरकास्ट कर लिया कि हाँ ये रहने वाला है। ओके, इसमें कुछ लिमिटेशन भी रहे क्योंकि आप सिंपली क्या देख रहे हो कि प्रिडिक्शन कर रहे हो प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड आई है जितने ईयर तक, वो सबकी आप नॉर्मल एवरेज किए। तो कभी आप देखते हो कि उसकी डिमांड घट भी जाती थी, कभी बढ़ भी जाती थी। तो आप क्या करते थे ना, आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी इसमें नहीं मिलती थी, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। क्योंकि आप इसमें किसी को वेटेज नहीं, इसमें आप डिमांड की 100% वेटेज दे रहे हो। वेटेज मतलब क्या होता है, देखो 100% मतलब क्या हो गया, 1 मतलब आप ये भी देख रहे हो 10 की भी 100, जिस ईयर में 10 डिमांड आया है उसको भी आप 100% वेटेज दिए, पूरा 10 ले लिए। सभी का जितना भी प्रोडक्ट का डिमांड आया है जितने सालों में, सभी का आप क्या किया, 100% वेटेज ले रहे हो। ठीक है, इस वजह से आपको क्या मिल जाती थी, अनसर्टेनिटी मिलती थी। ओके, अब देखो दूसरा क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। दिस मेथड यूजेस द एवरेज ऑफ मोस्ट रिसेंट एंड डाटा वैल्यू इन द टाइम सीरीज ऑफ फोरकास्ट ऑफ द नेक्स्ट पीरियड। देखो इसमें क्या होता है, चलो इसी को एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। इसमें क्या होता था, प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड आई हुई होती थी ना, जितने भी सालों में, सभी का एवरेज ले लिया जाता था। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको दिया रहता है या आप क्या करते हो, कुछ साल का आप डिमांड के एवरेज निकालते हो। जैसे मान लो हमको यहाँ पर दिया गया है कि हमें सिर्फ 2 साल की निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 साल की प्रोडक्ट की क्या डिमांड रही है उसका एवरेज निकाल के उस हिसाब से हम फोरकास्ट करते थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1 1 2, 25/2, तो मतलब 12.4 हो गया।
यहाँ पर क्या हो गया, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हो, इसको लोग थोड़ा बहुत स्टेबल मानता था क्योंकि इसमें होता था क्या सिंपल एवरेज में कि कम हो जाता था डिमांड, क्योंकि एवरेज करने पे कम आ जाते थे। इसमें आपको थोड़ा बहुत लगता था स्टेबिलिटी रहती थी, इस वजह से इसको लोग यूज करते थे। The term moving indicate that a new observation becomes available for the time series. It replaces the oldest observation in the ever expression and a new average is computed. देखो मूविंग एवरेज मतलब क्या होता है कि जो भी आपने ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेशन बनाया है उसके हिसाब से आप उस ओल्डेस्ट ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस करके आप अपना एक न्यू एवरेज या फिर न्यू ऑब्जर्वेशन बनाते थे, और वही क्या होता था, आपका फॉरकास्टिंग होता था किसी भी डिमांड का। As a result, the average will change or move as new observation becomes available. देखो जैसे जैसे क्या होता था ना, ऑब्जर्वेशन या फिर नए नए ऑब्जर्वेशन आप बनाते थे तो उस हिसाब से आपका क्या होता था, ऑब्जर्वेशन का एवरेज जो होता था ना वो भी चेंज होता था। जैसे अभी देख लो, इसी में कोई कह दे आपको कि पिछले 3 साल का आप एवरेज निकाल के दिखाओ, तो ये अभी जो मैंने ऑब्जर्वेशन निकाला था 12.4, ये चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्या होता था, नए ऑब्जर्वेशन ऐड करने से आपका जो मूविंग ऑब्जर्वेशन या मूविंग एवरेज होता था वो चेंज हो जाता है। आफ्टर कैलकुलेटिंग द मूविंग एवरेज फॉरकास्ट वी कंप्यूट द फॉरकास्ट एरर। इस वजह से क्या होता है, फॉरकास्ट में एरर भी आती है। उसके बाद फॉरकास्ट जो एरर आता है ना, जैसे जैसे आप ऑब्जर्वेशन चेंज करते हो, जैसे मान लो यहाँ पर आप 3 का ले लिए तो 3 का कुछ आ जाएगा ऑब्जर्वेशन, 3 का कुछ आ गया, तो अब इसको इसमें से माइनस किए, जो भी यहाँ पर फॉरकास्ट आया समथिंग यहाँ आया, इसको जब इसमें से माइनस किए तो इसमें कुछ एरर आ गया ना, इसी को हमने क्या लिखा, एरर। ओके, इस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती थी कि हाँ डिमांड क्या होने वाली है। फॉर दिस वी कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज एंड फॉरकास्ट वैल्यू। मैंने भी डिस्कस कर दिया। दिस फॉरकास्ट एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर द फॉरकास्ट इज टू लो और टू हाई। देखो ये फॉरकास्ट एरर जो आता था ना वो या तो नेगेटिव भी हो सकता है या फिर पॉजिटिव। देखो यहाँ पर 12.4 है, मान लो कि ये वाला जो भी ऑब्जर्वेशन मैंने 3 साल का लिया, यहाँ पर मान लो कि 13 हो गया, ठीक है। ऑब्जर्व में से हमको फॉरकास्ट वैल्यू माइनस करना है, तो 12.4 13 माइनस समथिंग क्या आ गया, माइनस में आ गया। तो ये आपके फॉरकास्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी फॉरकास्ट कम हो रही है या फिर हाई हो रही है। हाई होगी तो पॉजिटिव में जाएगी, निगेटिव होगी तो मतलब लो होगी तो निगेटिव में जाएगी। अब देखो, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो दूसरा क्या है, वेटेड मूविंग एवरेजेस। देखो इसमें 2 तरीके से किया जाता है, वेट दिया जाता है। एक होता है सिंपल, जिसमें आप जितने भी प्रोडक्ट का डिमांड है ना सबको इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिसमें जो मैंने आपको सिंपल एवरेज मेथड में बताया था, इसमें आप सबको क्या कर दिए हो, सेम वेट दिए हो, मतलब 100%, इसलिए इंटू वन आपने किया है, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल एवरेज मेथड। इसमें सभी प्रोडक्ट के जो भी डिमांड आ रहे हैं उसको आप सेम वेट दे रहे हो। और उसके बाद दूसरा में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट के डिमांड को अलग अलग वेटेज देते हो। जैसे कि रिसेंट वाले को आपने ज्यादा वेटेज दे दिया, पहले वाले को कम दिया, उससे पहले वाले को आप इग्नोर ही कर दिए। तो मतलब आप इस हिसाब से आप वेट डिफाइन करते हो, उस हिसाब से आप निकालते हो। देखो वेट निकालने का तरीका क्या होता है, तो वेट को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, W से। ओके, अब हमको निकालना है किसका, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। मतलब देखो प्रोडक्ट के कुछ डिमांड है, कुछ ईयर के डिमांड है, तो ईयर के डिमांड को आप मान लो n, ठीक है। चलो मान लो कि हमें 4 साल का निकालना है वेट, तो n हो गया, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। तो 4 इंटू 5 क्या हो गया, 20/2 इज इक्वल टू 9, मतलब 10। तो आपका ये क्या आ गया, पहला क्या आ गया, आप सम निकाल लिए, सिग्मा n क्या आपका आ गया 10। अब देखो अब हमें क्या निकालना है, वेट। तो पहले ईयर का वेट निकालना है, n बाय क्या होगा, सिग्मा n, ये इसका फॉर्मूला होता है। n क्या दिया हुआ है 4, सिग्मा n क्या है 10। अब देखो दूसरा वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n माइनस 1 बाय सिग्मा n। अब क्या आ गया 3। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जिसमें आपका वेट लास्ट में आ जाएगा 1/10। तो 4/10 को आप क्या लिखोगे, 0.4। इसका क्या हो गया 0.3, इसका क्या होगा 0.2। एक टाइम ऐसा आएगा जिसका वेट क्या होगा 0.1। ओके, तो ये आपका क्या हो गया वेट। तो अब इसको आप क्या करोगे, सब में मल्टीप्लाई कर दे, सब में आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यही यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इन मोस्ट ऑफ द केसेज द मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन दिस इज द मोस्ट वे। हाँ, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें रिसेंट ऑब्जर्वेशन को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन घटते जाता है उसका वेटेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। इसमें
इट मे बी नोटेड दैट वेट यूज फॉर 3 वीक्स आर, देखो यहाँ पे क्या दिया गया 3 वीक्स, 3 क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको नंबर ऑफ पीरियड्स दिए गए हैं, एन दिया हुआ है, आपको इसका क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो मैंने आपको सिंपली बताया था एन बाय सिग्मा एन, सिग्मा एन का फॉर्मूला क्या होगा n इंटू एन प्लस 1, तो n हो गया 3, n प्लस 1 हो गया 4 बाय क्या हो गया 2, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, यहाँ पे आ गया आपका 6, तो n बाय सिग्मा है, तो पहला का क्या हो जाएगा 3/6, n का क्या हो जाएगा 2/6, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/6, तो आपका आ गया 3 रिस्पेक्टिवली वेट, वीक का आपको वेट निकल गया। उसी तरीके से आप क्या करते हो, जब इन सारे सम मतलब इन सारे वेट को जब आप ऐड करते हो ना, तो इज इक्वल टू क्या आपका आना है आपको 1 ही आना है, मतलब जितने भी वेट है उसका जब आप एवरेज निकालोगे ना या सभी को ऐड करोगे ना, तो आप आएगा कितना 1, जैसे अभी देख लो 3 2 5 1 6, 6/6 1 ही आना है। इसी तरीके से देख लो 4 वीक का एवरेज निकालना है, तो वेट क्या होगा उसका 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, क्योंकि 4 वीक का है तो 4 इंटू 5/2, 2 2 जा 4, तो 5 जा 10, तो आ गया 10 आ गया नीचे। तो पहला स्टार्ट कहां से होगा 4 से, 4/10, 3/10, 2/10, एक टाइम आएगा 1/10, ओके। तो ये हो गया आपका वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछना, मैं आपको बता दूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इससे आपको एक न्यूमेरिकल्स आएंगे और ये बहुत आसान है और आपको पूरा नंबर देगा, इस वजह से इसको आप पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि थ्योरी में कुछ मार्क्स कट जाते हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं करते हैं, और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ आए। अब देखो तीसरा क्या है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अब एक देखो ये जो 2 मेथड थे ना, ये कभी कभी फेल हो जाते थे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोनेंशियल मेथड हमेशा सही ही रहा है, बट सबसे इसको क्या माना जाता है, हाईली स्टेबल इसको माना जाता है, ठीक है, फॉरकास्टिंग के लिए इसको सबसे हाईली स्टेबल माना जाता है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कैलकुलेशन, इसमें फुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ वेटेड मूविंग एवरेज मेथड। ये वेटेड मूविंग एवरेज मेथड का ही एक तरीके का स्पेशल फॉर्म है, जिसमें आप क्या करते हो, अगले पीरियड का फॉरकास्ट करते हो, किसकी हेल्प से, वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द प्रीवियस ऑब्जर्वेशन, मतलब जितने भी प्रीवियस ऑब्जर्वेशन या फिर प्रीवियस डिमांड है उन सभी का आप क्या करते हो, वेटेड एवरेज निकालते हो, ठीक है, उससे आप नेक्स्ट पीरियड की फॉरकास्ट करते हो। इट इज बेस्ड ऑन द प्रीमिस दैट मोस्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यू, मतलब इसमें माना जाता है कि जो भी रिसेंट ऑब्जर्वेशन है वो वही फ्यूचर वैल्यू के प्रिडिक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो बेसिक एक्सपोनेंशियल क्या है, ft प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा yt प्लस 1 माइनस अल्फा ft, मतलब ये एक्सपोनेंशियल है, ये आप याद कर लेना, ओके। इसमें देखो अल्फा क्या है, स्मूथिंग कांस्टेंट, yt देखो कहीं आपको yt मिलेगा, कहीं आपको dt भी मिलेगा, इसको ये बेसिकली क्या होता है, डिमांड, ठीक है, और क्या है उसके बाद 1 माइनस अल्फा ft क्या होता है आपका, फॉरकास्ट, ठीक है, फॉरकास्ट। देखो पहले क्या होता था, हमने प्रोडक्ट बनाया और एक वैल्यू होता था सिर्फ डिमांड, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल मेथड में क्या होता है, आप उसी प्रोडक्ट का प्रीवियस फॉरकास्टिंग भी आप करते हो, यहाँ पर एक फॉरकास्टिंग भी आती है वैल्यू, ठीक है। जैसे देखो कोई प्रोडक्ट 1 2 3 4 5 बन गई, इसमें आप देखो पहले आपने क्या किया है, पहले का आपने फॉरकास्ट कर लिया, मान लो 10 आया, इसका आ गया 12, इसका आ गया 13, इसका 14, इसका 15। अब इसका डिमांड क्या था वो चेक करो, डिमांड इसमें हमने देखा कि यहाँ 11 आ गया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 13, सॉरी सेम हो जाएगा, 11 13 14 15 16। अब देखो आपने उसी सारे प्रीवियस डिमांड का आपने फॉरकास्ट भी निकाल लिया, तो आपके एक्सपोनेंशियल में आपका क्या होता है ना, आपका प्रीवियस डिमांड जरूरी है और उस प्रीवियस डिमांड के साथ साथ प्रीवियस फॉरकास्टिंग भी जरूरी है, ओके। अब देखो द एरर इक्वेशन इज रिटन एज, इसको देखो हम अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं ft को आपने इधर कर लिया और अल्फा एक जगह है तो अल्फा को आपने एक जगह करके yt माइनस ft, ओके। yt मैंने भी बताया था डिमांड, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी फॉरकास्ट क्या है, यही आपका क्या होता है, एरर होता है। जब आप डिमांड को फॉरकास्ट से माइनस करते हो ना, तो वही आपका क्या आता है, एरर। इस वजह से आपको ये हाईली स्टेबल कहा जाता था, क्योंकि इसमें आप एरर फाइंड कर लेते थे और एरर की हेल्प से आप सही फॉरकास्टिंग करते हैं।
देखो इसमें लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन वाई टी माइनस एस टी रिप्रेजेंट एरर इन द प्रीवियस फॉरकास्ट। अभी मैंने बताया था कि जब उसका आप एरर डिमांड को फॉरकास्ट से प्रीवियस वाले डिमांड को और फॉरकास्ट को जब आप माइनस करते हो तो वो एरर फाइंड करके देता है। तो स्टार्ट द कैलकुलेशन, वी लेट f1 इक्वल टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम सीरीज इन पीरियड 1। देखो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि जो 2001 है ना उसका डिमांड भी 11 है, फॉरकास्ट भी 11 है, मतलब उसको सेम हम मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि इसमें मान के चला जाता है कि उसका जो पहला फॉरकास्ट होगा, प्रोडक्ट का जो पहला फॉरकास्ट है उसका डिमांड भी सेम है और वो भी सेम है, ताकि आपको नेक्स्ट का आपको फॉरकास्ट करने में हेल्प मिले। अब हमें क्या करना है, F2 का निकालना है। तो F2 क्या हो जाएगा, F2 में आपका क्या आ गया, यहाँ पर ft प्लस 1 को ही तो लिखा गया है ना, F2 t की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि हमें चाहिए प्रीवियस फॉरकास्ट चाहिए। तो F2 इक्वल टू क्या होगा, a y1 पहला दिया हुआ है y1 प्लस 1 माइनस अल्फा f1, क्योंकि ft का वैल्यू है, t का वैल्यू हमने 1 लिखा है। तो हमने अभी आपको बताया था कि कोई भी नेक्स्ट पीरियड का फॉरकास्ट करने के लिए उसका प्रीवियस का डिमांड और प्रीवियस का फॉरकास्ट जरूरी होता है। तो अब f1 आपने लिखा तो a y1 माइनस f1 y1 a y1 माइनस f1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या माना है, प्रीवियस डिमांड और फॉरकास्ट पहले पीरियड का सेम माना है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका दूसरा क्या हो गया, नेक्स्ट पीरियड का फॉरकास्ट आपका क्या हो गया, प्रीवियस डिमांड के बराबर हो गया। प्रीवियस डिमांड y1 है, इसको d1 मानो, y1 से काफी कंफ्यूजन रहेगा, इसको d1 मानो। तो आपने यहाँ क्या फाइंड कर लिया कि नेक्स्ट पीरियड का जो आपने फॉरकास्ट किया है वो पहला डिमांड का फॉरकास्ट है, मतलब जो आपका पहले पीरियड का जो डिमांड था वही आ गया है। अब देखो नेक्स्ट पीरियड, चलो मान लो नेक्स्ट पीरियड मतलब F3 निकालते हैं, फॉरकास्ट 3। सेम उसी तरीके से वैल्यू बैठाना है, a y2 हो गया आपका प्लस y माइनस अल्फा, प्रीवियस फॉरकास्ट हमको सेकंड पीरियड का निकालना है। अब क्या है, फॉरकास्ट ऑफ पीरियड 3। अब हमें क्या निकालना है, पीरियड 3 का फॉरकास्ट निकालना है। तो सेम हमने फॉर्मूला लिख लिया, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सेकंड डिमांड हमसे पूछ रहा है, मतलब सेकंड पीरियड का डिमांड क्या है और उसका फॉरकास्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद जब हम सेकंड का डिमांड का फॉरकास्ट और उसका हम डिमांड माइनस करते हैं तो वो आपको क्या मिल के आता है, एरर मिल के आता है। इसको हम एक जगह कर लिए, y a2 प्लस y माइनस 1 F2। अब देखो F2 जो था हमारा क्या है, सेकेंड पीरियड। तो सेकेंड पीरियड का क्या आया था, D1 आया था, यही तो आया था ना, यही तो फॉरकास्ट हमने किया था ना, जो कि क्या था, फर्स्ट पीरियड का डिमांड था, तो हमने वो पुट कर दिया। ओके, अब देखो उसके बाद क्या है, F4 में फिर इसी तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। तो बेसिकली आप अपने दिमाग में ये रखो कि एक्सपोनेंशियल मेथड में किसी भी नेक्स्ट पीरियड का प्रेडिक्शन करने के लिए आपको उसके प्रीवियस, मतलब जस्ट प्रीवियस, अगर आपने 6 का निकालना है तो 5th का आपको डिमांड भी जरूरत पड़ेगी, उसका फॉरकास्ट क्या है वो भी जरूरत पड़ती है। बेसिकली एक्सपोनेंशियल प्रेडिक्शन जो होता है वो नेक्स्ट पीरियड के प्रेडिक्शन के लिए प्रीवियस प्रेडिक्शन और उसके डिमांड पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यही बस लिख के आना है और इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप एग्जाम्पल ले लो बन जाएगा। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्फा जो होता है ना, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 0 और 1, अगर 1 है अल्फा वो हाईली अनरिलायबल है, मतलब आपकी फॉरकास्टिंग बहुत बेकार है, वो सही नहीं रहने वाली है। ठीक है, मतलब हाइयर अल्फा हाइयर अनसर्टिनिटी, मतलब आप जितना आप अल्फा का वैल्यू आप डालोगे आपकी अनसर्टिनिटी, आपकी फॉरकास्टिंग सही नहीं मानी जाएगी, सही नहीं हो पाएगी। ठीक है, इफेक्टिव नहीं होगी। तो बेसिकली अल्फा जो होता है ना वो हमेशा 0 से 0.3 के बीच में ही लाई करता है और इसको ही ट्रू अल्फा माना जाता है। ठीक है, यही आपको एक सर्टेन या इफेक्टिव फॉरकास्ट आपको निकाल के देती है। ओके, अब देखो, अब एक चीज और मान लो, जब इतना पढ़ ही लिए हो तो थोड़ा सा और सही, जब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए, जब अल्फा की वैल्यू 0 हो जाती है तो जो भी नेक्स्ट पीरियड की जो आप फॉरकास्ट करते हो वो प्रीवियस प्रोडक्ट की डिमांड के बराबर हो जाती है, जो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर FT+2, यहाँ मतलब नेक्स्ट जो सेकेंड पीरियड का जो आपने प्रिडिक्शन किया था या फॉरकास्ट किया था वो किसके बराबर हो गया था, प्रीवियस डिमांड के। ठीक है, और अगर 1 हो जाता है तो 1 अगर हो जाएगा तो 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कहाँ गया, 1 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो भी क्या हो गया, ये
ये तो 1 हो गया, तो FP+1 और वो हो गया Y1 मतलब D1 डिमांड के बाद। तो ये भी आपको क्या देती है, जो भी नेक्स्ट पीरियड के फॉरकास्ट होगी वो भी प्रीवियस डिमांड के ही बराबर होगी। तो ये भी आपको वही देती है, लेकिन ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल, ये सही प्रिडिक्शन नहीं होता है। तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी ही होनी चाहिए, क्योंकि जितना अल्फा की वैल्यू हाइयर होगी आपकी अनसर्टिनिटी उतनी बढ़ जाएगी। ओके, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं आ रही है चीजें या थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप बेसिकली क्वेरी में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट में अपनी क्वेरी डालना मत भूलना। अब बस एक और बच गया है, एक नहीं 2 टॉपिक और है अभी, मैनेजेरियल है और एक ही है, बस एक ही पार्ट बच गया है जो कि है मैनेजेरियल अप्रेजल, मतलब मैनेजमेंट अप्रेजल। इसके बाद आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग अच्छे से मेहनत करो। थोड़ी सी भी अगर दिक्कत आ रही है तो मुझसे जरूर पूछो, जरूरी नहीं है कि इसी यूनिट से पूछो, जहाँ जो भी यूनिट है सभी से आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके।